हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मई जून 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इंतरिम गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीटें एलोकेट की गई थी, जिसमें से 93 सीटें प्रिंसेस या प्रिंसली स्टेट्स के लिए और बाकी सीटें राज्यों के लिए थी। टोटल 296 सीट पर इलेक्शंस हुए और जिसमें से कि 208 सीटें कांग्रेस जीती और 73 सीटें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती और 15 सीट अदर पार्टीज़ ने जीते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस इलेक्शन के बारे में आप रिजल्ट वगैरह हमारे संविधान सभा वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं और वहां से ही आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव के साथ इंतरिम गवर्नमेंट के लिए भी इलेक्शन हुए और ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी इलेक्शन हुए। इंतरिम गवर्नमेंट में कैबिनेट मिशन के मुताबिक टोटल 102 सीटें एलोकेट हुई और इन 102 सीट्स पर इलेक्शंस हुए, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के साथ, और जिसमें से कि 59 सीट ऑल इंडिया कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और 30 सीट AIML या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीत सकी। इसी के साथ प्रोविंशियल इलेक्शन या प्रोविंसेस या ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी इलेक्शन हुए। टोटल 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे उस समय, जिसमें से कि 8 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और 3 पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जीती। ये तीनों स्टेट थे बंगाल, सिंध और पंजाब, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी के स्टेट थे। अगर आप इंतरिम गवर्नमेंट के इलेक्शंस के रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग डबल मेजॉरिटी में थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। इस रिजल्ट को देखते हुए वायसराय लॉर्ड वेवल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंतरिम गवर्नमेंट का बनाने का निमंत्रण या इनविटेशन भेजा। यह निमंत्रण या इनविटेशन 12 अगस्त 1946 को भेजा गया था। 12 अगस्त 1946 को वायसराय लॉर्ड वेवल इनवाइटेड द INC लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू फॉर्म द इंतरिम गवर्नमेंट। इस निमंत्रण के साथ ही भारत में एक बड़ी विद्रोह की शुरुआत हुई और 12 अगस्त के बाद पड़ने वाले जुमे से मोहम्मद अली जिन्ना या जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा कर दी। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे 16 मई जुमे के दिन 16 मई 1946 को मनाने की घोषणा की। ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे और काफ़ी ताकतवर थे। इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा करते हुए जो कहा वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो। साहब पर तो जैसे गाज गिर गई थी और वो अपने मुखालिफों को आसानी से बख्शते नहीं थे। We have been betrayed by Viceroy Webble. वाइसराय वेबल ने हमारे साथ दगाबाजी की है। Cripps has debased his talents and Pethick Lawrence has proved to be a treacherous man. क्रिस्प ने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया है। पथिक लॉरेंस ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है। Breaking all the norms of decency, they have invited the Congress, which had earlier refused the offer, to join the interim government without even consulting us. भलमनसियत के सारे पैमाने तोड़कर कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लिया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले साफ साफ इनकार कर दिया था। और ऊपर से तुर्रा ये कि ये सब बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाजत लिए बगैर किया गया है। In such a situation, if I have to safeguard the interests of the Muslims of this subcontinent, then I'm left with no choice but to bid goodbye to constitutional methods. इस सूरत में अगर मुझे मुसलमानों की इज्जत, गैरत और हुकूक को बचाना है तो मेरे पास कोई और सूरत ही नहीं रहती सिवाय इसके कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी तरीकों को ताक पे रख दें। The Hindu Congress has time and again employed the weapon of mass struggle to intimidate us, and the British have held their arms and authority to crush us. हिंदुओं की कांग्रेस हमेशा अवामी जद्दोजहद के नाम पर हिंदुओं के हुजूम से हमें डराती आई है और अंग्रेज हुक्मरान अपनी बंदूकों, बेतों और बेनटों से हमें कुचलते आए हैं। Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. अब हमने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है और हम इसका इस्तेमाल भी जानते हैं। I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. आज मैं हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की अपील करता हूँ। From Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. ऐ अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन और हथियार तभी रखेंगे जब मंजिल मकसूद सामने दिखाई देगी।
यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मगर कायदे आजम, क्या हमारा डायरेक्ट एक्शन नॉन वायलेंट होगा? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स हियर। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे गांधी की अहिंसा वहिंसा में कोई यकीन नहीं है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बातचीत, सुलह सफाई, रूठने समझाने मनाने के 2 महीने यकबयक खत्म हो गए। कैबिनेट मिशन वापस लौट गया और हिंसा के बादल चारों तरफ मंडराने लगे। वाइसरॉय वेवल ने सारे गवर्नरों को बुलाकर पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने को कहा, पर बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बरोज ने वेवल को खबर दी कि बंगाल के मुस्लिम लीगी प्रधानमंत्री H.S. सोहरावर्दी के कहने पर उन्होंने 16 अगस्त को सारे पुलिस महकमे को छुट्टी पे भेज दिया है। 16 अगस्त 1946 भारत के इतिहास के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था। जिन्ना साहब की पुकार पर 16 अगस्त की सुबह से ही हथियारबंद लोग कलकत्ता की सड़कों पर उतर आए और हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। बदले में दूसरे संप्रदायों के लोग भी निकल आए और सड़कों पर 3 दिन तक सिर्फ हत्यारों का राज था। पुलिस छुट्टी मनाती रही, फौज अपने ड्रैगन टैंक लिए बैरकों में बैठी रही और सड़कों पर कत्लोगारत, खुरेजी और आगजनी होती रही। 3 दिन में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। बंगाल में जो हुआ उसके बदले में पहले बिहार और फिर बाकी भारत में भी हिंसा का तांडव मचने लगा। बंबई शहर तक दंगों की चपेट में आ चुका था। पर पूर्वी बंगाल के नोआखली में जिस तरह हिंसा का चक्र शुरू हुआ, उसने सबको दंग कर दिया। सब छोड़ छाड़ कर गांधी जी चल पड़े नोआखली। लाट साहब वेवल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी स्थिति को रोक सकती है। सो पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। जिन्ना साहब ने तो पहले इस सब का मजाक उड़ाया, फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद संभाल लिया। जिन्ना साहब खुद सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्हें नेहरू से छोटा या बराबरी का ओहदा मंजूर नहीं था। यूं आर्जी सरकार तो बन गई, पर उसका चलना कदम कदम पर दुश्वार हो रहा था। गांधी जी ने तो बहुत पहले ही लाट साहब वेवल को इस खतरे से आगाह किया था। You must make your choice of one horse or the other. You will never succeed in riding 2 at a time. Choose the names for the interim government from names submitted by the Congress or the League. For God's sake, do not make an incompatible mixture, and in trying to do so, produce a fearful explosion. Even a government headed by the League is not going to damage India. But I'm not ready to accept the division of Congress as Hindu and League as Muslim. No. वेवल इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने अपने एक खत में सम्राट किंग जॉर्ज को लिखा, The situation reminds me of a childhood puzzle in which I had to manipulate marbles into their pens. Just as the last one seemed to get into place, the others invariably ran out. I am trying to postpone convening the Constituent Assembly as much as possible, and maybe have one more round of talks with Mr. Jinnah and Nehru. Perhaps in London, a city both of them have lived in and love. दिसंबर 1946 के लंदन के बर्फीले माहौल से ज़्यादा सर्द अगर कोई चीज़ थी तो वो था मिस्टर जिन्ना और पंडित नेहरू के बीच का रिश्ता। कई मुलाकातों के बाद भी जब कोई बात न बनी तो आखिर नेहरू जी ने अंग्रेज़ों को उनके घर में घुसकर अंतिम चेतावनी दे डाली। There is a great urge amongst the populace of India for political progress and for making a constitution. Mr. Jinnah's Muslim League is but a fly on the weighing scale compared to the vast force in India.
And if the British authorities do not call for the Indian Constituent Assembly immediately, we will have to resort to another mass action against His Majesty's government. Thank you, gentlemen. मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सम्राट की सरकार तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर हिंदुस्तान का आईन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना तय हो गया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन इसी इमारत में पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। प्रादेशिक विधानसभाओं से चुने गए नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन के लिए सज धज कर पधार रहे थे।